हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो बीआरसी 2026 का एग्जाम है वो हमारा 14 मार्च को एग्जाम लगा हुआ है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली पूरा क्वांटम मैकेनिक्स को पूरा वन शॉट में देखेंगे और ये सारे टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करने वाले हैं पूरा। और ये इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इस वीडियो में हम लोग कोई भी डेरिवेशंस कुछ भी नहीं देखेंगे, जस्ट हम लोग कॉन्सेप्ट एंड देन उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास है जहां से प्रॉब्लम हमारा बन सकता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वीडियो अल्ट्रा फास्ट होगा, यानी हम लोग बस फटाफट हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, जिससे कि आपका क्या होगा, एग्जाम से पहले एक बार पूरा सिलेबस आपका ये रिवाइज हो जाएगा। ये जो टॉपिक्स लगे इस ऑर्डर में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं और जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन नहीं उसको भी हम लोग देखेंगे, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली देखिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो बेसिक इंटीग्रेशंस हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं। तो सबसे पहले तो वो दो बेसिक इंटीग्रेशन ही हम लोग देख लेते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e की पावर माइनस का ax स्क्वायर एंड प्लस bx dx। तो इसका वैल्यू आपको रिमेंबर रखना है। तो ये हमारा कितना होता है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं मगर आप इसको याद ही रखना, क्योंकि ये आपको बहुत ही यूज होने वाला इंटीग्रेशन हो रहा है, राइट। सो इसका हमारा क्या होता है, e स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई ए e का पावर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। तो ये आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे याद रखना है। देन उसके बाद एक इंटीग्रेशन याद रखना है 0 से इनफाइनाइट एंड आपका x का पावर m e की पावर माइनस का अल्फा x का पावर n इंटू dx। तो इसका वैल्यू आपको कितना आता है, यहाँ से आएगा 1/n एंड देन गामा ऑफ m प्लस 1 डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई अल्फा का पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। ये दो बेसिक इंटीग्रेशंस हैं जिनको आपको एकदम याद रखना है क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, अब देन हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ जनरल फॉर्मुलास को हम लोग देखते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे होते हैं। ओके, सो जनरल फॉर्मुलास जो हम लोग ने ये देख लिए, राइट। ये जो जनरल फॉर्मुलास थे ये दो हमारे आपको बेसिक इंटीग्रेशन यहाँ पे याद रखने हैं। ओके, अब देन हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, अगर कोई वेव फंक्शन साई एक्स है तो कोई वेव फंक्शन साई एक्स है तो उसका जो साई स्टार होगा, साई स्टार एक्स होगा, ये भी हमारा सॉल्यूशन होगा किसी भी श्रोडिंगर इक्वेशन का। यानी अगर साई एक्स हमारा सॉल्यूशन है तो साई स्टार एक्स भी हमारा क्या होगा, उस इक्वेशन का, श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, तो साई एक्स को हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं, तो देखते हैं हम लोग यहाँ से। तो साई एक्स इक्वल्स टू हम लोग कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म ए ई का पावर आई के एक्स। ये टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन है। ओके, ये टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन है। और अगर हम लोग इसका ही टाइम डिपेंडेंट फॉर्म लिखें तो साइड एक्स कॉमा टी कितना हो जाएगा हमारा, e की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। दिस इज द टाइम डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन। आपको ध्यान क्या रखना है, इस जैसे कोई पार्टिकल है जिसका वेव फंक्शन ये है, तो यहाँ पर अगर हम लोग वेलोसिटी निकालना चाहें तो वेलोसिटी हमारा कितना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी होता है कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x ये हमारा इस वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा बाई k। तो एक ये फॉर्मूला आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ओके, अब दो तरीके का वेलोसिटी हमारा यहाँ पे एसोसिएट होता है, एक ग्रुप वेलोसिटी, एक फेज वेलोसिटी। ओके, सो ग्रुप वेलोसिटी बेसिकली हमारा क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं डी ओमेगा बाई डी के से, एंड देन फेज वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ओमेगा बाई के से। ये सब हम लोग आपको कुछ भी लिखना होगा इंपॉर्टेंट चीज आप लिख लीजिए, नहीं तो हम लोग इसको फटाफट पढ़ के इरेज भी करने वाले हैं। ओके, सो ग्रुप वेलोसिटी इज द डी ओमेगा बाई डी के एंड फेज वेलोसिटी इज द ओमेगा बाई के। हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, एक चीज एक जो इंपॉर्टेंट है कि इफ ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के, यानी कि अगर आपको कहीं पर डिस्पर्शन रिलेशन गिवन है और ओमेगा प्रोपोर्शनल है के का पावर अल्फा के, इफ ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के का पावर अल्फा इन द डिस्पर्शन रिलेशन, देन आपका जो ग्रुप वेलोसिटी होता है वो अल्फा टाइम्स ऑफ फेज वेलोसिटी हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है एग्जाम में। सो आप इनको बिल्कुल रिमेंबर ही करके रहेंगे। ओके, इस तरह हम लोग सभी का भी इस तरह फटाफट रिवीजन देखने वाले हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि अगर अल्फा आपका 1 है तो मीडियम इज द नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। अल्फा अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपका ये एनोमलस डिस्पर्सन है, और अल्फा अगर लेस देन 1 है तो आपका ये नॉर्मल डिस्पर्सन है। यानी कि अगर ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर हो जा रही है पहला, तो ये हमारा कैसा हो गया, नॉर्मल नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। ग्रेटर देन 1 यानी कि ग्रुप वेलोसिटी अगर हमारी फेज वेलोसिटी से ज्यादा आ रही है तो ये एनोमलस डिस्पर्सन, एंड देन अगर लेस देन 1 है यानी ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन फेज वेलोसिटी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिस्पर्सन। ओके, एंड सिमिलरली अगर आपका जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए क्या था, वीजी इनटू वीपी का वैल्यू कितना होता है, सी स्क्वायर। बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका कि फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल वीजी इनटू वीपी का वैल्यू कितना होने वाला है, वो हमारा सी स्क्वायर होने वाला है। इतना फटाफट नोट कर लीजिए, हम लोग फर्दर कुछ ऑपरेटर्स को देखते हैं। ओके, सो ये आपका हो गया है। देन हम लोग क्या देखेंगे, कुछ ऑपरेटर्स को देखेंगे।
इसमें जो भी हम लोग फॉर्मुलाज लिख रहे हैं बिल्कुल आपको इनको एग्जाम के लिए रिमेंबर रखना है, क्योंकि देखिए बीआरसी का एग्जाम में आपका क्या होगा ना कि बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना वहां पर, आपको जितना जल्दी फॉर्मुला रिकॉल रहेगा आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और बीआरसी के एग्जाम में बेसिकली ओवरऑल टाइम का ही सब कुछ आपको मैनेजमेंट देखना है। ओके, तो सम ऑपरेटर्स की बात करें तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, हम लोग किसी भी वेरिएबल मतलब जो करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी होती है अगर उसको फाइंड आउट करना है हमें, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। तो ऑपरेटर्स हमारा क्या होगा, तो जो बेसिक ऑपरेटर है एक्स कैप का ऑपरेटर एक्स कैप होता है, एक्स कैप का ऑपरेटर एक्स, मोमेंटम का ऑपरेटर पी एक्स का बराबर माइनस का आई एच का डेल बाय डेल एक्स, या फिर इसको और इलेबोरेट फॉर्म लिखे तो आई एच का ग्रेडियंट, ये सब आपको पता होगा, लेकिन फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं। ओके, देन उसके बाद हमारा एनर्जी का ऑपरेटर आपका कितना होता है, आई एच कट डेल बाय डेल टी, राइट। ये आपका पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, ये आपके बेसिक ऑपरेटर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली पीएक्स का ये पीवाई का डेल बाय डेल वाई, ये आप समझ गए कि पीवाई का डेल बाय डेल वाई और देन पीजेड का हमारा डेल बाय डेल जेड हो जाएगा। देन हमारा उसके बाद पोटेंशियल का वी एक्स कैप वी जो हमारा पोटेंशियल का पोटेंशियल ऑपरेटर हमारा क्या था, वी एक्स का वी एक्स ही रहता है हमारा, राइट। उसके बाद हमारा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर माइनस एच कट डिवाइडेड 2m एंड डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। ओके, हैमिल्टोनियन हम लोग कैसे लिखते हैं, टी प्लस वी, ये तो आपको पता ही होगा। देन और उसके बाद ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन हमें क्या देता है, किसी भी सिस्टम का एनर्जी देता है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको आपको एकदम याद रखना है कि कोई भी कैलकुलेशन आएगा तो फटाफट आप इन ऑपरेटर्स का यूज करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ एक हमारा कौन सा होता है, एंगुलर मोमेंटम, एल बराबर कितना होता है हमारा आर क्रॉस पी, इसका भी आपको याद रखना है। तो आर क्रॉस पी और पी का आपको पता है माइनस का आई एच कट ग्रेडियंट, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस आई एच कट आर क्रॉस डेल। ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हो गया। जैसे अगर हम लोग यहाँ से एल एक्स एल वाई एल जेड भी लिखना चाहें तो एल एक्स का आपको ऑपरेटर क्या होता है, एल एक्स बराबर होता है वाई पी जेड माइनस का जेड पी वाई, ये सब ऑपरेटर्स हैं, आप ध्यान रखिएगा। सिमिलरली एल वाई का हमारा कितना हो जाता है, जेड पी एक्स कैप, जेड को हम लोग जेड भी लिख सकते हैं क्योंकि इनको सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जेड पी एक्स कैप माइनस का और आपका कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स पी जेड कैप, राइट। सिमिलरली एल जेड कैप का ऑपरेटर एंगुलर मोमेंटम में हमारा कितना हो जाएगा, एल जेड का ये हो जाएगा एक्स पी वाई कैप माइनस का वाई पी एक्स कैप। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले हैं, जिनको आप फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, सो ये आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग क्या देखते हैं फर्दर, इन ऑपरेटर्स को आपको बिल्कुल दिमाग में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा कि आप कुछ भी वहां पर बैठ के सोचें, क्योंकि आपको फटाफट दिमाग में आएगा तभी आप प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो ये हो गया हमारे कुछ ऑपरेटर्स। देन हम लोग फर्दर क्या देखेंगे, अब आपको जैसे एक वेव इक्वेशन साई एक्स बराबर, जैसे हम लोग ने देखा कि जैसे कि हम लोग ने क्या देखा कि वेव फंक्शन ए की पावर आई की एक्स, अगर टाइम इंडिपेंडेंट की हम लोग बात करते हैं तो हमारा ये फंक्शन ए की पावर आई की एक्स हमारा होने वाला होता है, राइट। तो अगर हम लोग सिमिलरली अगर स्फेरिकल वेव की बात करें, स्फेरिकल वेव की बात, ये आपको रिमेंबर रखना है। स्फेरिकल वेव के लिए अगर आपको वेव फंक्शन पूछेगा, वेव फंक्शन, तो वहां से आपका साई कितना हो जाएगा, ए ई की पावर आई के आर डिवाइड बाई आर। सिमिलरली अगर सिलेंड्रिकल वेव के लिए, सिलेंड्रिकल वेव के लिए अगर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका आपका वेव फंक्शन कितना होने वाला है, साई बराबर ए की पावर आई के आर डिवाइड बाय रूट आर। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए दोनों वेव फंक्शंस को। ये एक नॉर्मल पार्टिकल के लिए आपका, देन स्फेरिकल वेव के लिए, देन आपका सिलेंड्रिकल वेव के लिए, आप फटाफट नोट कर लीजिए सर। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऑपरेटर्स के बारे में, इसको हम इरेज कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे हम लोग ने ऑपरेटर्स देख लिया है, अब ऑपरेटर्स का बात हो गया है, देन हम लोग फर्दर क्या देखते हैं, हम लोग कॉम्यूटेशन रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। या जनरल फॉर्मुलेस हम लोग ने देखे, ऑपरेटर्स देखा, तो इसको ये हो गया हमारा पार्ट, ऑपरेटर्स हो गया। हम लोग देखेंगे कॉम्यूटेशन रिलेशंस को। कॉम्यूटेशन रिलेशंस में आपको जो बेसिक कॉम्यूटेशन रिलेशंस है उनको आपको बिल्कुल याद रखना है। जैसे कि सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, किसी भी कुछ मैं डायरेक्टली आपको ओरली रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज को लिखेंगे तो हमारा काफी टाइम जाएगा। तो जैसे कि हमारा कॉम्यूटेशन रिलेशन की बात करें, किसी ऑपरेटर का हम लोग कांस्टेंट के साथ कम्यूटेट करेंगे तो ऑलवेज आपका क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। ओके, और जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग यहाँ पे लिख के भी देख सकते हैं। सो जैसे कि x का अगर आप लोग px के साथ कम्यूटेटर लेंगे तो कितना आता है हमारा, आयोटा h कट आता है, इस तरीके से आता है। इसका एक जनरल तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको तो हम लोग लिख सकते हैं इसको xi, pj बराबर क्या होगा, आयोटा h कट कोरोनिकल डेल्टा ij। ओके, कोरोनिकल डेल्टा ij। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा कम्यूटेटर आपको क्या याद रखना है कि अगर हमारा कोई एक ऑपरेटर a है, दूसरा फंक्शन ऑफ b है, फंक्शन ऑफ b ऑपरेटर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल बाय डेल b ऑफ फंक्शन ऑफ b एंड देन a कॉम b का कम्यूटेटर। यानी अगर कोई ऑपरेटर a का कम्यूटेटर फंक्शन ऑफ b ऑपरेटर के साथ है तो डेल बाय डेल b ऑफ f b करिए,
देन एक ओमी का कम्यूटेटर, प्रोवाइडेड कि ये जो आपकी वैल्यू है ये स्केलर होनी चाहिए, ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, स्केलर होनी चाहिए। ओके, देन ये कम्यूटेटर हो गया आपका। सिमिलरली आपको ये हो गया आपका एक्स का पी एक्स एक्स आई का पीजे के साथ हो गया। और आपको ध्यान रखना है कि एक्स आई और एक्सजे का कम्यूटेटर ऑलवेज जीरो आएगा और पी आई और पीजे का कम्यूटेटर भी आपका कितने आने वाला है, ये जीरो आने वाला है। ये सब आपको बिल्कुल डेटा याद रखना है, राइट। सो ये हो गया हमारा एक्स पी एक्स का अटैच कट, सिमिलरली वाई पी वाई का जेड पी जेड का अटैच कट होने वाला, क्योंकि आप इस रिलेशन इजीली डिराइव कर सकते हैं। ए का फंक्शन ऑफ ए के साथ पूछ रहा है तो ये हो गया। देन हम लोग का एक्स आई एक्स जे ऑलवेज जीरो, पी आई पी जे ऑलवेज जीरो। तो और जो हमने पहली बात बोली थी कि किसी एक ऑपरेटर का कांस्टेंट के साथ ऑलवेज हमारा कितने आने वाला है, जीरो आने वाला है। ओके, और आपको क्या करना, किसी ऑपरेटर का उसके फंक्शन ऑफ ए के साथ ऑलवेज कम्यूटेटर कितना आएगा, ये भी आपका जीरो आने वाला है। ओके, देन हमारा क्या होता है फर्दर, तो ए का फंक्शन एफ के साथ जीरो हो गया और ये ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैकोबियन आइडेंटिटी, ए का कम्यूटेटर का बी सी के कम्यूटेटर के साथ, यानी ए का कम्यूटेटर बी सी के कम्यूटेटर के साथ, प्लस सिमिलरली बी का कम्यूटेटर आपका सी कॉमा ए के साथ, ये आप समझ गए होंगे। प्लस सिमिलरली आपका क्या होगा यहाँ से ए बी सी, देन सी का ए और बी के साथ, ये अगर इसको भी जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, ये जीरो आएगा। आप इसको फटाफट नोट के लिए दोनों फर्दर देखते हैं। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं इसके बाद, ये हो गया आपका। देन हम लोग बात करेंगे कुछ वेव फंक्शन पे। ओके, ये आपको बिल्कुल याद करना है। ओके, ठीक है। हम लोग अब क्या देखेंगे, वेव फंक्शन। ये हमारा देखिए जनरल फॉर्मूले से हम लोग देख लिया, ऑपरेटर्स हो गया, कम्यूटेटर रिलेशन जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो देख लिया। जो फर्दर एंगुलर मोमेंटम कम्यूटेटर रिलेशन है वो हम लोग एंगुलर मोमेंटम के पार्ट में देखेंगे। ओके, हम लोग बात करते हैं वेव फंक्शन के बारे में। तो वेव फंक्शन को जैसे कि आप सभी आप लोग जानते होंगे वेव फंक्शन के बारे में, कि वेव फंक्शन में ऐसा क्या है कि साई आपका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मगर साई के मॉड का स्क्वायर अगर आप करेंगे, यानी साई स्टार साई, ये आपको क्या देता है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी देता है, राइट। ये आपको क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा। ओके ओके, देन हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन h का स्क्वायर डिवाइडेड 2m del 2 psi by del x स्क्वायर प्लस v psi बराबर e psi, यानी कि कोई भी अगर आपको सिस्टम दिया है उसका, अगर आपको वेव फंक्शन या श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना है फॉर एनर्जी आइगन वैल्यू और फॉर सम अदर थिंग्स, तो आप इस तरीके से श्रोडिंगर इक्वेशन लिख करके आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके ओके, अब देखिए अगर कोई भी फंक्शन आपको साई एक्स गिवन है, उसको आपको साई एट एक्स प्लस ए ले जाना है। इसके लिए हमारा कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, अगर साई एक्स गिवन है और साई एट एक्स प्लस ए करना है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसका एक जैसे फंक्शन ऑफ ऑपरेटर का साई एक्स पे ऑपरेट करा रहे हैं और वो उसको साई एट एक्स प्लस ए कर दे रहा है, यानी क्या किया कि जस्ट वे फंक्शन को लीनियरली डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो ऑपरेटर जो एफ कैप होगा वो हमारा ऑपरेटर क्या होगा, ई की पावर आई ए पी कैप डिवाइडेड बाई एच कट। तो दिस ऑपरेटर आपको यूज होगा कि वे फंक्शन को लीनियरली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ओके, ये हो गया आपका वेव फंक्शन के बारे में बात। आपका क्वेश्चन जो भी होगा यहीं से बनेगा, आप ये बिल्कुल भी मत सोचेगा कि यहाँ पे कोई हायर चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे, बिकॉज बीआरसी के एग्जाम में आपको बस जो भी नोन टॉपिक्स हैं उनके आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और फॉर्मुलास आपको अगर आप बताओगे तो आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर टाइम का आपको बहुत ही बाउंडेशन होता है। ओके, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो अगर मान लीजिए हमारा क्या है, अगर कोई वेव फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है डिस्क्रीट स्टेट्स में, मान लीजिए कि C1 phi1 प्लस C2 phi2 प्लस एन डॉट डॉट डॉट, अगर हमें किसी ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन एक आपका एक्सपेक्टेशन निकालना तो हमें इसको कैसे निकालें, समेशन और आई सी आई एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ए आई एंड देन समेशन और आई सी आई। ए आई क्या, इसके करस्पॉन्डिंग A1 है आइगन वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग A2 है आइगन वैल्यू, phi1 के करस्पॉन्डिंग A1 आइगन वैल्यू है, phi2 के करस्पॉन्डिंग A2 आइगन वैल्यू है। तो हम लोग अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए निकालना तो हमें सिंपली क्या करना होगा, समेशन और आई सी आई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए आई एंड देन समेशन और आई एंड सी आई। इस तरीके से आप एक्सपेक्टेशन ऑफ ए निकाल सकते हैं। अगर आपका मैट्रिक्स फॉर्म है, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है, मैट्रिक्स फॉर्म है अगर आपका, तो हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑपरेटर क्या लिखेंगे, साई ए साई डिवाइड बाई साई साई। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में दिया था तो सिंपली आपको इस तरीके से ब्रैकेट नोटेशन में कर करके आपको मल्टीप्लाई कर देना। सिमिलरली अगर आपका कंटिन्यूअस स्टेट में गिवन है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको सिंपल है, कैसे निकालेंगे इनसे, इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार ए कैप साई एंड देन आपका जो भी है डी एक्स। अगर 1D की बात हम लोग करें तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार साई डी एक्स। इस तरीके से आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू तीनों केस में आप लोग निकाल सकते हैं, कोई भी आपका केस होगा। यानी कि अगर आपका डिस्क्रीट स्टेट में दिया है तो इस तरीके से आइगन वैल्यू आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर निकालना है, मैट्रिक्स में दिया है इस तरीके से, और अगर वेव फंक्शन फॉर्म में गिवन है तो इस तरीके से। फटाफट आप नोट के लिए जरूर फर्दर देखते हैं। ओके, सो ये आपका हो गया। देन इसके बाद हमारा क्या होगा, अब हम लोग देखेंगे क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया।
अब हम लोग क्या देखेंगे, और आपको क्या ध्यान रखना है, हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारा क्या देगा, हैमिल्टोनियन का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है हमारा, वो हमें बेसिकली क्या देता है, एनर्जी आइगन वैल्यू देता है। किसी भी सिस्टम में अगर आप हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे देन दैट विल गिव यू द एनर्जी ऑफ द दैट सिस्टम, ओके, इन दैट स्टेट आल्सो। सो जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, यानी कोई दो ऑपरेटर है ए और बी जो कि कम्यूट नहीं कर रहे हैं, फॉर द नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स, ओके, और अब कम्यूट करें तो जीरो आ जाएगा, उसमें ऐसा कोई हमने देखना है। तो ये शुड बी ग्रेटर इक्वल टू ए कॉमा बी के कम्यूटेटर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मॉड डिवाइडेड बाई 2i। ये आपका जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। हम अप्लाई करके देखते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, यहाँ से कितना है, ग्रेटर इक्वल टू एक्स कॉमा पी एक्स के कम्यूटेटर का एक्सपेक्टेशन का मॉड डिवाइड बाई 2i। आपको ये पता है कितना होता है आपका एक्सपीएस कितना हम लोग पढ़ा था, आयोटा एच कट तो रख दीजिए, आयोटा एच कट डिवाइड बाई 2i, ऐसा ही कैसे गया, ग्रेटर इक्वल टू एच कट बाई 2। तो आपको कितना होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स कितना हो गया, एच कट बाई 2। तो आपको ये जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, यानी डेल्टा ए टू डेल्टा बी, ए का बी का कम्यूटेटर का एक्सपेक्टेशन का मॉड डिवाइड बाई 2i। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, कि अगर कोई ऑपरेटर है, इफ एन ऑपरेटर, यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिए, इफ एन ऑपरेटर, इसको मैं रेसी करके लिखता हूँ, ओके, सो ताकि आपको समझ में आएगा। ये हो गया, ये जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना। साथ में यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि अगर कोई ऑपरेटर ए कैप है, ये अपने आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस अगर ए कैप को अगर किसी साई स्टेट पे ऑपरेट कर रहा है और ये आइगन वैल्यू हमें ए और साई दे रहा है, ये आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड ये रियल इमेजिनरी कुछ भी होती है, लेकिन हर्मिशियन ऑपरेटर्स के लिए आइगन वैल्यू इज ऑलवेज रियल फॉर द हर्मिशियन ऑपरेटर्स, ऑलवेज रियल फॉर द हर्मिशियन ऑपरेटर्स, और इफ नॉट हर्मिशियन देन इट कैन बी इमेजिनरी ऑल्सो, ओके। अगर कोई ऑपरेटर अपनी आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसमें हमें अगर कभी आपसे एग्जाम में अनसर्टेनिटी पूछे, वो ऑलवेज क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, मगर इस तरीके से ही कॉन्सेप्ट से आपकी स्पीड बनेगी। जैसे आपको कोई ऑपरेटर दे दिया है, सपोज आपको एक ऑपरेटर वहां पे गिवन एग्जाम में, देन आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा ए उसमें कितना आएगा। अब आप फर्दर डेल्टा ए का जो, जैसे डेल्टा ए का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेल्टा ए का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कि ए स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर, राइट। इस तरीके से आप करेंगे, देन इसका स्क्वायर रूट करेंगे, जो भी करेंगे, राइट। तो अब आप इसको एक एक स्टेप कैलकुलेट करना होगा, तो ये आपके लिए काफी लेंदी होने वाला है। हमें अगर रिजल्ट डायरेक्ट याद है कि अगर कोई ऑपरेटर अपनी आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसमें अनसर्टेनिटी ऑलवेज कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है, उस ऑपरेटर का अनसर्टेनिटी कितना आएगा, जीरो आएगा। इतना आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग फर्दर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को देखते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की, ओके। सो अगर बात करें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का, J इज टू माइनस का आयोटा एच कट बाई 2m साई स्टार ग्रेड साई माइनस का साई ग्रेड ऑफ साई स्टार। ये जनरल फॉर्मूला आपको यूज कभी भी नहीं करना है। इस फॉर्मूले को कभी भी यूज नहीं करना अंटिल कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन ना गिवन हो। बीआरसी के एग्जाम में आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं गिवन होगा, इसलिए आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। यूज क्या करना है, शॉर्टकट यूज क्या करना है आपको, शॉर्टकट क्या होता है, कहीं पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपसे पूछ रहा है तो आपको ध्यान करना है एच कट बाई एम कोफिशिएंट ऑफ आई एक्स एम्पलीट्यूड के मॉड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ऑल टाइम वैलिड फॉर्मूला है। और शॉर्टकट याद रखना है तो एच कट के बाई एम, जनरली एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, एच कट के बाई एम एम्पलीट्यूड के मॉड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, रिमेंबर रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वे फंक्शन का हमें गिवन साइन एक्स बराबर ए की पावर आई के एक्स, अगर ये आपको फॉर्मूला गिवन है प्लस बी ई का पावर माइनस आई के एक्स गिवन है, सपोज ये आपको गिवन है, तो अगर कोई आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी करना है तो सिंपल हमारा फॉर्मूला एच कट बाई एम कोफिशिएंट ऑफ आई इंटू एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना के, एच कट के बाई एम एम्पलीट्यूड के मॉड का स्क्वायर, फिर प्लस एच कट बाई एम कोफिशिएंट ऑफ आई एक्स कितना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना माइनस का के एम्पलीट्यूड के मॉड का स्क्वायर, बी के मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको कितना आ गया जे का वैल्यू कितना आ गया आपको यहाँ से एच कट के बाई एम ए के मॉड का स्क्वायर माइनस बी के मॉड का स्क्वायर। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके के ही प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। आप रिमेंबर करिएगा मेरी बात को, ये फॉर्मुलेस और इसी फॉर्मुलेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बीआरसी एग्जाम में, एग्जैक्टली यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो ये हो गया आपका। देन हम लोग फर्दर क्या देखते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हो गया हमारा। अब हमें क्या देखना है, श्रोडिंगर इक्वेशन का टाइम एवोल्यूशन कैसे होता है, यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन हमें अगर एट एनी एक्स टाइम पे गिवन है तो हम लोग साई एट एक्स टी कैसे करेंगे उसका। तो ये हमारा ये हो गया, देन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, देन श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का हम लोग टाइम एवोल्यूशन कैसे करेंगे, तो अगर आपको वेव फंक्शन साई एट एक्स आपको नोन है, राइट, ये नोन है आपको, तो वेव फंक्शन एट एक्स कॉमा टी हम लोग कैसे लिखते हैं, वेव फंक्शन एट एक्स ई की पावर माइनस का आई ई एन टी डिवाइडेड बाई एच कट। ओके,
ये फॉर्मेट है, आपको ये रिमेंबर ही रखना है, अदरवाइज एग्जाम में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है, राइट। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि किसी भी टाइम टी के बाद हमारा क्या होने वाला है, इस तरीके से आपका फंक्शन चेंज होने वाला है। देन हमारा अनफेस्ट थ्योरम क्या होता है कि सपोज हमारा कोई एक्सपेरिमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स, हम लोग ने किसी एक ऑब्जर्वेबल को मेजर किया यूजिंग सम ऑपरेटर्स, ओके। सो अगर हमने उसको मेजर किया, अब वो टाइम के साथ किस तरीके से उसका वैल्यू इवॉल्व होगा वो हमारा अनफेस्ट थ्योरम हमें बताता है। तो अनफेस्ट थ्योरम आपको क्या कहता है, अनफेस्ट थ्योरम की अगर हम लोग बात करें तो अनफेस्ट थ्योरम आपको क्या बताता है, अनफेस्ट थ्योरम आपको कहता है कि डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिक वैल्यू बराबर कितना 1/i एच कट ए कॉमा एच के का कॉम्पिटिशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू और प्लस डेल ए क्या बाई डेल टी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये आपका क्या कहता है, बेसिकली ये आपको होता है आपका अनफेस्ट थ्योरम, ओके। तो अगर कोई ऑपरेटर एक्सप्लिसिटली टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा तो ये टर्म ऑलवेज जीरो, और वो ऑपरेटर हैमिल्टनियन के साथ कमिट कर रहा है यानी ये टर्म जीरो। तो अगर ऐसा कोई केस होता है देन ऑपरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर हमारा क्या हो रहा है जो है वो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं होगा, ओके। तो अगर कोई ऑपरेटर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है और हैमिल्टन के साथ कमिट कर रहा है तो वो ऑपरेटर हमारा बेसिकली क्या होगा, टाइम के साथ इवॉल्व नहीं करेगा, ओके। ये बेसिक आपका अनफेस्ट थ्योरम है, ये आपको बेसिक जनरल फॉर्मूला याद रखना है। जैसा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा फटाफट यहाँ पे यूज करके इसको सॉल्व कर पाएंगे। नोट कर लीजिए, देन हम लोग फर्दर 1D बॉक्स को देखते हैं। ओके, सो ये आपका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 1D बॉक्स के बारे में। 1D बॉक्स से आपको बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, मतलब कोई भी एग्जाम आप देखेंगे तो आपको 1D बॉक्स का क्वेश्चन वहां पे देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बीआरसी है इसमें तो क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट रहते हैं, तो आपको 1D बॉक्स से थोड़ा इजी क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिल सकता है। तो 1D बॉक्स बेसिकली क्या है, हमें क्या ध्यान रखना 1D बॉक्स का, जैसे सपोज 0 से L है, पोटेंशियल इनफाइनाइट, ठीक है। वे फंक्शन हमारा क्या होता है, √2/L sin n पाई x बाई एल, बिल्कुल आपको ये सब एकदम रिमेंबर होना चाहिए। देन एनर्जी आइगन वैल्यू कितना था, n² पाई स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m l स्क्वायर। देन हमारा उसके बाद क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x l/2। देन मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, आपको ध्यान क्या रखना, किसी भी रियल वेव फंक्शन में मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑलवेज देयर गोइंग टू बी द जीरो। तो यहाँ पर ऑलवेज कितना आएगा, जीरो, क्योंकि वेव फंक्शन इज द रियल, तो ये कितना आ गया, जीरो हो गया। देन x² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना आएगा हमारा, l²/3 माइनस का l²/2n² पाई स्क्वायर, बिल्कुल आपको ये रिमेंबर रखना है, राइट। उसके बाद हमारा मोमेंटम के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू की अगर हम बात करें तो आएगा n² पाई स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, एन ये आपका स्क्वायर है, ओके। n² पाई स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइड 2 स्क्वायर। तो ये आपको 1D बॉक्स का इतना डेटा आपको याद रखना है। ये 1D एसिमेट्रिक बॉक्स है, ओके। अगर हमारा ये सिमेट्रिक बॉक्स हुआ 1D, फटाफट यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। अगर हमारा ये सिमेट्रिक यानी -L/2 से +L/2 और ये अभी भी इनफाइनाइट है, तो आपका दो स्टेट बनता है, इवन बनता है और दूसरा हमारा ऑड स्टेट्स बनता है। इवन स्टेट में हमारा क्या होने वाला है, वेव फंक्शन, तो √2/L sin n पाई cos n पाई x बाई एल, cos n पाई x बाई एल, एंड देन इसमें क्या बनेगा, √2/L sin n पाई x बाई एल। ये आपका इवन ऑड में एनर्जी दोनों ही स्टेट में आपका इस तरीके से ही वेरी होगा, तो आपको ये फटाफट याद रखना है, ओके। ये आप नोट कर लीजिए। हम लोग 1D बॉक्स में आपसे लगभग इससे ही आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आपको देखने को मिल जाएगा। आप नोट कर लीजिए। हम लोग फर्दर फाइनाइट डेप्थ वेल की देखते हैं प्रॉब्लम वहाँ पे कहाँ से बनता है। ओके, तो ये आपका हो गया 1D बॉक्स, ठीक है ना। तो 1D बॉक्स में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये 1 डायमेंशन बॉक्स है। इनफाइनाइट 1D बॉक्स आपका 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, राइट। जैसे कि हमने क्या देखा कि जो ये 1D बॉक्स था, राइट, 1D बॉक्स, तो यहाँ पे फंक्शन कितना था, √2/A sin n पाई x बाई ए, और एनर्जी n² पाई स्क्वायर h का स्क्वायर 2m a²। अगर आपका यही चीज 2D हो गया, यानी कि 2D इनफाइनाइट बॉक्स, 2D इनफाइनाइट बॉक्स, यानी अगर ये जो 1 डायमेंशन में था ये अगर 2 डायमेंशन में करते हैं इसे, तो हमारा क्या होगा, वेव फंक्शन, आपको ट्रिक क्या रखना, वेव फंक्शन मल्टीप्लाई एनर्जी ऐड, वेव फंक्शन मल्टीप्लाई एनर्जी और ऐड हो गया आपका। तो वेव फंक्शन यहाँ से कितना हो जाएगा, वेव फंक्शन मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ψ1 × ψ2 कर देंगे, ठीक है। और एनर्जी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा क्या होता है, एनर्जी होता है हमारा nx² और पाई स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m² प्लस ny² पाई स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइड बाई 2mv²। हम लोग लेट कर रहे हैं कि एक का जो x डायरेक्शन में है वो a लेंथ है और उसमें y में भी आप इक्वल मान सकते हो। हम लोग इक्वल मान के अगर देखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, तो अगर इक्वल मानेंगे तो nx² प्लस ny²
देन पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ए स्क्वायर, दोनों की लेंथ अगर हमने ए मान ली तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, इतना हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका 3 डायमेंशन में पूछ रहा है तो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइड 2m स्क्वायर, इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, देखिए 1D बॉक्स आपका नॉन डिजेनरेट रहता है, लेकिन अगर जो 2 डायमेंशन का बॉक्स है ये बॉक्स, इसमें आपको डिजेनरेसी चेक करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट ऑलवेज नॉन डिजेनरेट होगा, यानी जैसे यहाँ पर अगर हम लोग 2 डायमेंशन के बॉक्स की बात करें तो ग्राउंड स्टेट क्या होगा आपका, nx ny के कॉम्बिनेशन ही तो बनाने आपको, तो nx 1 1, क्योंकि इसके अलावा आपका n का वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा तो वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, डजंट रियली मेक सिग्निफिकेंस। ओके, सो हमारा एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, nx ny 1 1, तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट होगा। ग्राउंड स्टेट ऑलवेज नॉन डिजेनरेट रहता है, आपको ध्यान रखना है। देन अगर आपका कोई फर्दर स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, जैसे 1 2, तो ये 2 1 भी हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, इधर 2 रखेंगे तब भी 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 हो जाएगा आपका। दैट मींस कि जो आपका सेकंड यानी एक्साइटेड स्टेट है ये वाला, ये 2 फोल्ड डिजेनरेट आपको देखने को मिल रहा है। सिमिलरली जो 2 डायमेंशन में आपका है ये आपको मैनुअली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है या फोर्थ है, ये 5 5th है, जो भी है वो आपका उसका डिजेनरेसी कितना है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि आपका 2D बॉक्स गिवन है और आपका सेकंड लेवल का, थर्ड लेवल का या फोर्थ लेवल का डिजेनरेशन कितना है, तो आप इस तरीके से इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेंबर क्या रखना है कि ग्राउंड स्टेट ऑलवेज इज नॉन डिजेनरेट। सिमिलरली अगर हम लोग 3 डायमेंशन के बॉक्स करें यहाँ पर बात, तो अगर 3D की बात करें, हम लोग वेव फंक्शन हम नहीं लिख रहे हैं, वेव फंक्शन आपको क्या करना है, बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। तो 3D बॉक्स की अगर हम लोग बात करें, 3D इनफाइनाइट बॉक्स, तो यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पे nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर एंड देन पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m ए स्क्वायर। हम लोग लेंथ यहाँ पर इक्वल मान के चल रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पर लेंथ इक्वल मानी थी x y z तीनों में, तो ये बेसिकली क्यूब हो गया आपका एक तरीके से, क्यूबिक बॉक्स। ओके, सो इस तरीके से देन हमारा यहाँ पे एनर्जी ये आपका क्या, इसमें एक ट्रिक होता है आपको एनर्जी यहाँ पे डिजेनरेसी याद रखने का, कि यदि आपका इफ nx बराबर ny बराबर nz, जो क्या होगा ग्राउंड स्टेट में होगा, तो इसकी डिजेनरेसी कितनी होगी 1। इफ nx बराबर ny नॉट इक्वल टू nz, यानी 2 बराबर 1 बराबर नहीं, तो डिजेनरेसी कितना हो जाएगा आपका 3। देन इफ अगर आपका nx नॉट इक्वल टू ny नॉट इक्वल टू nz, देन आपका डिजेनरेसी कितना हो जाएगा 6 होगा। ये आप इसका आप डेटा याद रख सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप इसका डेटा याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर बीआरसी में, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सॉल्व नहीं करा, आप डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मुला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, आप इस तरीके से डायरेक्टली डिजेनरेसी को आप लोग निकाल पाएंगे। आप इतना फर्दर नोट कीजिए, हम लोग फाइनाइट डेप्थ वेल को देखते हैं। ओके, देखिए अब हम लोग बात करेंगे अगर फाइनाइट डेप्थ वेल की, तो देखिए फाइनाइट डेप्थ वेल इज अ बिग टॉपिक। यहाँ से आपको क्वेश्चन अगर कहीं से भी देखने को मिलेगा तो वो आपको केवल और केवल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वो आपको बाउंड स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी को देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग उसी को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम गोइंग टू बी अ वेरी बिग। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनाइट अगर वेल की बात करें, फाइनाइट वेल में आपको केवल क्वेश्चन देखने को कहाँ से मिलेगा, तो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स आपको कितना है। ओके, तो एक आपको रिलेशन यहाँ पे याद रखना है, आर स्क्वायर बराबर 2mv0 ए स्क्वायर डिवाइड बाई एच का स्क्वायर। और ये जो भी बातें हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो फाइनाइट डेप्थ वेल है -a to a, यानी उसकी लेंथ बेसिकली 2a है। तो एक आपको ये रिलेशन याद रखना है कि आर स्क्वायर बराबर 2mv0 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका एच का स्क्वायर होने वाला है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और आर जो होगा वो बेसिकली आपका जो हम लोग अब ये काफ़ी ग्राफिकल होगा, इसलिए हम लोग इसका ज़्यादा यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग फिजिकल समझ नहीं पाएंगे एक्चुअल में हो क्या रहा है, मगर आपको ये रिलेशन याद है तो यहाँ से हम लोग आपको बाउंड स्टेट निकालना है, यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। तो जो आर है, तो नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स अगर आपसे पूछा तो n-1 π/2 से लेकर के r n π/2 तक होता है। यानी कि देखिए अगर आपको आर का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, ओके, आर का वैल्यू आपको यहाँ से, क्योंकि पोटेंशियल ये सब आपको पैरामीटर्स अगर पता रहेंगे तो आपको आर का वैल्यू यहाँ से देखने को इजीली मिल, यहाँ से आप आर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन आप फर्दर चेक करेंगे कि आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ में लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ से आप एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ से एन से अगर आपको निकल गया यहाँ से एन, तो आप इजिली बता सकते हैं कि एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स। टोटल नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। यानी प्रॉब्लम में बता रहा हूँ आपको कैसे पूछेगा, प्रॉब्लम में आपको बेसिकली क्या गिवन रहेगा, ये सब डेटा गिवन रहेगा, आप यहाँ से आर कैलकुलेट कीजिए। आर कैलकुलेट करेंगे देन आपको हमारा क्या करना होगा, यहाँ से आर कैलकुलेट कर लिया तो आपको आर की एक वैल्यू पता चल जाएगी, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे आर कहाँ से कहाँ के बीच में आ रहा है आपका n-1 π/2 से लेकर के n π/2 में, तो n की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। ओके, अगर n का वैल्यू मिल गया तो n का वैल्यू मिलने का मतलब क्या कि आपको टोटल बाउंड स्टेट्स पता चल गया, टोटल बाउंड स्टेट पता चल गया यहाँ से। ओके, n बराबर टोटल बाउंड स्टेट। अब अगर n का वैल्यू आता है इवन या फिर n का वैल्यू आएगा ऑड, तो सिमेट्रिक n का वैल्यू अगर इवन आएगा तो जितने सिमेट्रिक होंगे उतने ही एंटी सिमेट्रिक बाउंड स्टेट्स होंगे। इवन 4 है तो 2 2, 6 है तो 3 3, इस टाइप से। अगर ऑड आ रहा है तो सिमेट्रिक ऑलवेज एक ज्यादा होगा देन एंटी सिमेट्रिक, जितना भी एंटी सिमेट्रिक होगा उससे सिमेट्रिक का इक्वल ही जाएगा। 5 आ रहा है
5 आ रहा है तो आपका ये 3 ये 2, राइट। इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाउंड स्टेट्स का। ये आप नोट कर लीजिए, तो हम लोग फर्दर देखते हैं। फाइनाइट डेप्थ से इससे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन इतना ही देखने को मिल सकता है आपका कि बाउंड स्टेट, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स, और या फिर उसमें इवन बाउंड स्टेट कितना है या फिर ऑड बाउंड स्टेट कितना है। और हाँ, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी से यहाँ पे, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपकी n माइनस n, एक बार n पता चल के आप सब कुछ कर सकते हैं। n माइनस 1 का होल स्क्वायर ई नॉट से लेकर के आपका कहाँ तक होता है, जो ये n स्क्वायर ई नॉट तक, वी नॉट इज लेस देन एन स्क्वायर ई नॉट, ओके। ये तो अगर आपको वी नॉट पता है तो आप इजिली यहाँ से एन स्क्वायर ई नॉट से लेकर के n माइनस 1 का होल स्क्वायर ई नॉट से लेकर के एन स्क्वायर ई नॉट, अगर आपको n पता है तो आप यहाँ से वी नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर वी नॉट पता है, n पता, तो आप यहाँ से ग्राउंड स्टेट एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, हम लोग फर्दर देखते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप पोटेंशियल। जस्ट फॉर्मुलाज हमें रिमेंबर रखने, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहने वाला है। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप प्रॉब्लम को वहाँ सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें क्या देखना पड़े, स्टेप पोटेंशियल में 2 केसेस बनता है। एक होता है ई लेस देन वी नॉट, ई ग्रेटर देन वी नॉट, ओके। ई लेस देन वी नॉट, इस ई लेस देन वी नॉट का केस में आपको क्या देखना है, देखिए तो इस टाइप से, इस तरीके से पार्टिकल होगा, इसमें क्या होगा, इस तरीके से पार्टिकल होगा। ज़्यादा हम लोग डिटेल में यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1, ट्रांसमिशन 0, रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट का कुछ वैल्यू फाइनाइट आएगा और ट्रांसमिशन का भी कुछ फाइनाइट वैल्यू यहाँ पर आने वाला है। अभी देखते हैं क्या आने वाला है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या रखना है, यदि स्टेप पोटेंशियल है, एनर्जी लेस देन वी नॉट है, रिफ्लेक्शन 1 होगा, ट्रांसमिशन 0 होगा, और ट्रांसमिशन की जो ये टनलिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, देखिए ट्रांसमिशन नहीं है लेकिन टनलिंग का प्रोबेबिलिटी ई के माइनस का 2 अल्फा, और आपका बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, 12 एक्स के प्रोपोर्शनल, यानी कि कितना अंदर तक पेनिट्रेट करेगा उसके उसके अकॉर्डिंग हमको टनलिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर डिपेंड करने वाला। टी प्रोपोर्शनल होगा ई की पावर माइनस का 2 अल्फा एक्स के, ओके। ये हो गया। यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना था हमारा, के माइनस के प्राइम डिवाइड बाई के प्लस के प्राइम का होल ऑफ स्क्वायर। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट यहाँ से कितना आने वाला आपका, 4k के प्राइम डिवाइडेड के प्लस के प्राइम का होल ऑफ स्क्वायर। अभी हम लोग देखते हैं कि बेसिकली के क्या है और के प्राइम क्या है। तो यहाँ पर के का वैल्यू कितना आता है आपका, तो के का वैल्यू आपका आएगा यहाँ से √2m बटा h का स्क्वायर, √2m बाई h का स्क्वायर, ओके। और के प्राइम हमारा यहाँ पे कितना है, तो √2m वी नॉट माइनस का ई डिवाइड बाई h का स्क्वायर। फटाफट आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है आपका कि अगर स्टेप पोटेंशियल गिवन है, आपको बेसिकली क्या दे देगा, स्टेप पोटेंशियल में आपको बेसिकली वी नॉट देगा, ई देगा, आपको पार्टिकल की एनर्जी बता देगा, वी नॉट बता देगा, देन आपसे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ये सब एग्जैक्टली आपसे पूछ सकता है, या फिर इनका रेशियो भी पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन पेपर में देखने में मिल सकता है। यहाँ पर आपका भी क्या क्वेश्चन बनेगा, एक्स आपको दे देगा या और ई और वी आपको पता है, देन आपसे टनलिंग प्रोबेबिलिटी उस पे का मैग्नीट्यूड, या फिर दो आपको क्वेश्चन देखिए, आपको ध्यान के रखना है यहाँ पे अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका 1/√m के, ठीक है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, अल्फा का जो वैल्यू हम लोग यहाँ बता रहे हैं, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो कितना आएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू यहाँ से आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना है 2m √2m एंड देन वी नॉट यहाँ पर ई माइनस वी नॉट आप कर लीजिएगा, यहाँ पे ई माइनस वी नॉट, ओके। यहाँ पर वी नॉट माइनस सी एच किट का स्क्वायर, ये अल्फा का वैल्यू हो गया यहाँ से आपका, देन और के का वैल्यू यहाँ पे कितना था √2v बटा एच किट का स्क्वायर, ओके। तो आपको वी नॉट ई ये सब पता है, और तो यानी आपको अल्फा पता हो गया। तो अल्फा देखिए आपको किसके प्रोपोर्शनल √m के, तो आपको डिफरेंट मासेस के दे सकता है, उनकी टनलिंग प्रोबेबिलिटी का फटाफट आपसे रेशियो पूछ सकता है कि क्या होगा, किसका टनलिंग ज्यादा होगा। तो जिसका सिंपल जवाब है, जिसका मास ज्यादा, टनलिंग का मास ज्यादा, यानी कि अल्फा ज्यादा, अल्फा ज्यादा यानी कि 1 समथिंग ज्यादा, यानी 1 नेगेटिव है ना, तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव, तो नीचे कोई बड़ा नंबर तो ओवरऑल इसको डिक्रीज करेगा, यानी टनलिंग प्रोबेबिलिटी बेसिकली आपकी मास बढ़ने के साथ डिक्रीज करती है। यानी अगर आपको 3 मैसिव पार्टिकल दे दिए गए हैं, तो अगर इस तरीके से आपका मतलब कौन ज्यादा दूर तक जाएगा, तो जो सबसे कम मास वाला होगा वो आपका ज्यादा दूर तक जाने वाला है। तो ये आपको बेसिकली स्टेप पोटेंशियल में यही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देन उसको हम लोग फर्दर देखते हैं रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, ओके। सो ये आपका हो गया। देखिए रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में हम लोग देखिए उसी चीज़ों को फटाफट फोकस करेंगे जहां से हमारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में आपको केवल टनलिंग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है -2 अल्फा ए, ओके, -2 अल्फा ए क्या है आपका जो बैरियर है उसका विड्थ, इस बैरियर का आपको विड्थ ध्यान रखना है। आपका अल्फा यहाँ पर क्या है, अल्फा आपका क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2m, मान लीजिए कोई पार्टिकल इस तरीके से आपका एंटर कर रहा है, राइट, इस तरीके से ये डिके करेगा एंड देन फर्दर जो भी ऑसिलेशन आपका, यहाँ पे मैंने बिहेवियर एक्जैक्टली नहीं सो किया, तो आप जस्ट इसको मैनुअल फिगर मानिएगा। तो √2m एंड देन आपका कितना है यहाँ पर v0 - c
h का स्क्वायर। तो अल्फा आपको पता चल गया, ए आपको पता है, देन आपसे टनलिंग का प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। इसके रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ट्रांसमिशन का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मगर वो बहुत बड़ा है, वहां तो क्वेश्चन आपको रेयरली है कि देखने को मिलेगा। आप एक बार अपने नोट से देख सकते हैं, मगर बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे इसका जो स्टेप रेक्टेंगुलर बैरियर का है आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। ओके, देन हम लोग क्या देखेंगे आप लोग, डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल। तो वी एक्स बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, वी एक्स बराबर माइनस का वी नॉट डेल्टा एक्स, ये डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल है। सिंपली फटाफट वेव फंक्शन आपको क्या रखना है, ए के पावर माइनस का के मॉड एक्स, या कोई फंक्शन होता है, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वगैरह याद रखें तो बेहतर होगा, रूट के। ओके, तो रूट के ए के पावर माइनस का के मॉड एक्स, के बराबर कितना होता है, एम वी नॉट बाई एच का स्क्वायर। डायरेक्ट डेल्टा में एक ही बाउंड स्टेट होता है, आपको ध्यान रखना बिल्कुल, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का एक ही ग्राउंड स्टेट और एक ही बाउंड स्टेट होता है। ओके, और उसका एनर्जी कितना होगा, माइनस का एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2h का स्क्वायर, माइनस एम वी नॉट इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2h का स्क्वायर। ये आपका बेसिकली क्या होगा, डायरेक्ट डेल्टा का जो आपका है एनर्जी होने वाला है। देन उसके बाद हमें क्या देखना है, हमारा वेव फंक्शन हो गया, उसका एनर्जी निकल गया, एक ही बाउंड स्टेट होता है इसलिए एक ही एनर्जी आ रहा है, ये वेव फंक्शन हो गया। के का वैल्यू आपको पता चल गया, के बराबर एम नॉट बाई एच का स्क्वायर। ये बेसिक आपका डायरेक्ट डेल्टा का वेव फंक्शन, उसका एनर्जी आइगन वैल्यू, उसका आपका ये के का वैल्यू क्या है, और देन फर्दर थिंग्स आपको यहाँ से पता चल गई। ध्यान करें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स हमारा डायरेक्ट डेल्टा कितना आता है, 0 एक्स स्क्वायर का, अभी देखते हैं। और एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम, रियल वेव फंक्शन, मैंने हम लोग ने पढ़ा क्या था, रियल वेव फंक्शन का या प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का रियल वेव फंक्शन के लिए उसकी वैल्यूज कितनी होती है, 0 होती है, यानी मोमेंटम का वैल्यू यहाँ से कितना होना है, 0 आने वाला है। पी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें देखना है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 के स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है एच का स्क्वायर, के का स्क्वायर। ओके, के आपको पता है, यानी के पता है, तो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल पोटेंशियल क्या है, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब वहां पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इट्स टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, क्योंकि बीआरसी में आपको टाइम को ही बचाना है, राइट। तो क्या आपको पता है, फटाफट आप क्या निकालिए, यहाँ से 1/2 के स्क्वायर आप रिमेंबर कर सकते हैं यहाँ से। सिमिलरली पी एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ से डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स की वैल्यू भी निकालेंगे आप, तो आपकी आने वाली है ग्रेटर इक्वल टू एच कट बाई √2, या फिर ग्रेटर इक्वल टू क्या, यहाँ से आपको इक्वल टू आएगा, इतना ही, ठीक है ना। ओके, सो आप नोट कर लीजिए, हम लोग फर्दर हार्मोनिक ऑसिलेटर, आप लोग फर्दर और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इतना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इतने ही से आपको देखने को इजीली मिल जाएगा। हाँ, एक और टॉपिक आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि अगर डायरेक्ट डेल्टा के पोटेंशियल को v बराबर वी नॉट बाई एन करें, या v बराबर n टाइम्स ऑफ वी नॉट कर दें, यानी कि पोटेंशियल को n टाइम डिक्रीज कर दे डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल को, या फिर हम लोग उसको n टाइम्स इंक्रीज कर दे, तो यहाँ पर जो आपका जो आएगा, तो देखिए यानी पोटेंशियल में चेंज किया है, आइदर उसको डिक्रीज किया या फिर इंक्रीज किया है। पोटेंशियल में चेंज यानी कि वो कोई नई स्टेट में क्या होगा, यानी कि इस जो ये बाउंड स्टेट है, इससे कोई फर्दर ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, तो उस ग्राउंड स्टेट में पाए जाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, हम लोग को देखना है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल को n टाइम्स डिक्रीज कर दिया गया है, या फिर उसके पोटेंशियल को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। तो हमारा क्या होगा बेसिकली वहां पर कि अगर वी नॉट बाई एन करेंगे, n टाइम्स ऑफ वी नॉट कर देंगे, तो वहां पर हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी पूछेगा नहीं, क्योंकि अब वो पोटेंशियल चेंज हुआ है कि वो तो श्रोडिंगर क्वेश्चन पूरा आप सॉल्व करेंगे तो न्यू स्टेट में जाएगा। न्यू स्टेट में पाया जाने का प्रोबेबिलिटी आपको कितना होगा, 4n डिवाइडेड बाय 1% का होल ऑफ स्क्वायर। आपको रिमेंबर करना है, आइदर आप ये कीजिए या फिर ये कीजिए। तो सपोज आपका सक्सेसिवली दोनों चीजें किया गया है, तो आपका बेसिकली ओवरऑल क्या होने वाला है, सेम ही हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है डायरेक्ट डेल्टा के लिए, इतना आप नोट कीजिए। फिर हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर को देखते हैं। ओके, सो ये हमारा बात हो गया डायरेक्ट डेल्टा का। हम लोग बात करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में, ओके ना। तो फटाफट देखते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर, वेव फंक्शन, साइन, सबसे पहले एनर्जी लिखते हैं या फिर पोटेंशियल। सबसे पहले पोटेंशियल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सबको नोन होगा। En बराबर n+1/2 h ओमेगा, सबको नोन है, राइट। ये सब आपको 1D है, हम लोग फर्दर 2D देन 3D को भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। वेव फंक्शन साइन ऑफ एक्स, जनरल फंक्शन क्या होता है, 1/2 का पावर n फैक्टोरियल और √π और e का पावर माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 hn ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल अल्फा ऑफ x, 1/2 का पावर n फैक्टोरियल √π, इसका होल पावर 1/2, ओके ना। 1/2 का पावर n फैक्टोरियल √π का होल पावर 1/2, हाँ ठीक है। और सॉरी अल्फा यहाँ पर एक और रहेगा आपका, अल्फा बाई 2 का पावर n फैक्टोरियल √π और e का पावर ये, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट सब बहुत वेल नोन फंक्शन है, n बराबर 0 कर दीजिए, तो साइज 0 ऑफ x अल्फा बाई 2 का पावर 0 फैक्टोरियल √π एंड देन 1/2 e का पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, हार्मोनिक पॉलिनोमियल 0 पे कितना होता है 1, देन आपको कितना आ जाएगा यहाँ से, तो अल्फा, और हाँ अल्फा क्या है यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ m ओमेगा बाई h कट। ये सब आपको बिल्कुल पैरामीटर याद होनी चाहिए एकदम ऑन द टिप पॉइंट, अदरवाइज आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिले कर देंगे एंड देन आपका क्वेश्चन छूटने का डर रह सकता है ऑलवेज, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ
एम ओमेगा बाई एच कट, 2 का पावर 0 1 0 का फैक्टर 1 रूट पाई, तो यहाँ पे पाई आ जाएगा का होल पावर 1/2 e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ से हमारा कितना जाएगा एम ओमेगा बाई पाई एच कट, बहुत ही नोन इक्वेशन है ये 1/4 1/2 e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दिस इज द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके ना, फटाफट आप नोट कीजिए, देन फर्दर देखते हैं इसको। ओके सो ये हो गया हमारा। देन हम लोग क्या देखेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये हो गया। देन हम लोग देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर के ग्राउंड स्टेट में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछ रहा है तो देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियली कैसा दिखेगा, इस टाइप से कुछ दिखेगा ना, हाफ एम ओमेगा समथिंग लाइक अ पैराबोला। ओके सो हमें सबसे पहले क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स निकालने हैं। क्लासिकल टर्निंग पॉइंट निकालने पे देखिए जो क्लासिकल टर्निंग पॉइंट होते हैं वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, जहां पर हमारा काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जीरो होने वाला है। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग कुछ भी क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है हमारा माइनस h का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m एंड d2 psi by dx स्क्वायर। ये आपको अभी हम लोगों ने पहले ऑपरेटर जब हम दिखा ना। तो अब अगर आपको किसी भी स्टेट जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर के ग्राउंड स्टेट पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है तो सबसे पहले आपको टर्निंग पॉइंट्स बताना चाहिए। अदरवाइज आप इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लगाएंगे, माइनस इनफिनिटी तो लगा नहीं सकते ना। तो आपको लिमिट निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसका वो निकालना होता है। यहाँ सब लोग फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं जब, तो इसकी लिमिट आती है 1/अल्फा प्लस माइनस, है ना। तो अब अगर ग्राउंड स्टेट में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी पूछा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, -1/अल्फा से प्लस 1/अल्फा। ये सब आपको एकदम खुद कैलकुलेट करके देखना है, क्योंकि यहाँ पे डी साइज 0 कर दीजिए, वे फंक्शन पता है, 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, इक्वेट कीजिए 0 के आपको सिंपली यहाँ से आपको x का वैल्यू 2 मिल जाएगा प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ करेंगे काफी टाइम लगा। देन हमारा प्लस माइनस 1/अल्फा से देन साइज 0 स्टार ऑफ x एंड देन साइज 0 ऑफ x इंटू dx। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका लगभग 84% आता है। यानी ग्राउंड हार्मोनिक ऑसिलेटर जो आपका होता है वो मोस्ट बाउंडेड पोटेंशियल होता है, और आपका इस तरीके से आप उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका। देन उसके बाद हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या ध्यान रखना है, ये देखते हैं। ये हो गया, तो वेव फंक्शन ये हो गया हमारा, और एनर्जी। तो हमारा जो जनरल चीज़ें हैं वेव फंक्शन और एनर्जी, उसको तो हम लोग ने देख लिया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे 2D और 3D हार्मोनिक्स। तो हम लोग 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होगा, एनर्जी n+1/2 h कट ओमेगा, राइट। देन वेव फंक्शन आपने देख लिया, ग्राउंड स्टेट फंक्शन क्या था, मतलब ऐसा कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मगर आप इजीली कर सकते हैं। m/1/4 माइनस का अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इस टाइप से आपको वेव फंक्शन था। ये 4 है, ठीक है ना। अब सिमिलरली 2 डायमेंशन, अभी हम लोग पीछे 1D बॉक्स से क्या पढ़ के आ रहे हैं कि अगर हमारा 1D से 2D या 2D से 3D ऐसे जा रहे हैं हम लोग, वेव फंक्शन इज गोइंग टू द मल्टीप्लाई एंड एनर्जी इज गोइंग टू बी द ऐड। तो एनर्जी हम लोग यहाँ पे 2 डायमेंशन एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा, nx + 1/2 और दूसरा ny + 1/2 एंड देन इट इज द h कट ओमेगा। तो ये कितना हो गया आपका nx + ny + 1 h कट ओमेगा। इसमें nth लेवल की एनर्जी कितनी होगी, ये होगी, इसको हम लोग n+1 h कट ओमेगा भी लिखते हैं। इसका डिजेनरेसी कितना होता है, 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिजेनरेसी n+1। ओके, देन सिमिलरली 3D एनर्जी कितना आ जाएगा हमारा, nx + ny + nz 1/2 + 1/2 + 1/2, दैट मीन्स 3/2 h कट ओमेगा। तो ये हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं n+3/2 h कट ओमेगा। और हमारा 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो हमारा डिजेनरेसी होता है, वो डिजेनरेसी हमारा कितना होता है, बेसिकली इसका 3 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर का आपका होगा n+1 डिजेनरेसी। अगर हम लोग इसका देखें तो ये होगा n+1 n+2 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आप हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। ओके, इतना हम नोट कर लीजिए, हम लोग फर्दर देखते हैं। और अगर एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक कहने का मतलब क्या है, ये तीनों किस क्या है, आइसोट्रोपिक है, इसलिए 1D 2D, क्योंकि इनका फ्रीक्वेंसी क्या है आपका सेम आ रहा है ना। तो अगर आपको एन आइसोट्रोपिक से भी क्वेश्चन आता है तो आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ओके, ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर कुछ नहीं करते, जनरली पोटेंशियल आपका इस तरीके से रहता है। यहाँ पर हम लोग इनफाइनाइट पोटेंशियल लगाते हैं, तो हम लोग का एक ही तरफ पोटेंशियल रहेगा इस तरीके से, यानी कि इस तरफ हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको सीधा इसका सॉल्यूशन को याद रखना, एनर्जी आपका कितना था यहाँ पर होता है 2n + 3/2 h कट ओमेगा, n बराबर वही आपका 0 1 2 3 एंड so on। ट्रंकेटेड से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहाँ पे एग्जाम में। ओके, आपको बस बोल देगा एक तरफ पोटेंशियल इनफिनाइट है, तो आपको दिमाग लगाना है कि दैट इज द ट्रंकेटेड एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी फर्स्ट स्टेट थर्ड सेकंड थर्ड, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि ट्रंकेटेड का ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना आ रहा है, n को 0 रखे 3/2 h कट ओमेगा, जबकि रियल हार्मोनिक ऑसिलेटर का कितना आता था 1/2 h कट ओमेगा। रियल इन द सेंस कि जब हम लोग ट्रंकेट उसको नहीं कर रहे हैं तो ओवरऑल ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाता है आपका, बढ़ रहा है, यानी कि पर्टर्बेशन एक टाइप का क्या है, पर्टर्बेशन ही तो है ना। तो पर्टर्बेशन लगाने से आपको एनर्जी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ से आप एक कंक्लूजन में निकाल सकते हैं कि perturbation may lead to the increase in the energy of the ground state, that is which is happening in the truncated harmonic oscillator also. Okay,
हाँ, अब आपका क्या है कि अगर आपको सपोज पोटेंशियल इस टाइप से दिया है हार्मोनिक हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी अगर आपको ऐसे ऑसिलेटर बोलते हैं कपल्ड ऑसिलेटर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर आपको पोटेंशियल गिवन है इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस एक्स माइनस बाय रूट टू, वाई को रिप्लेस करना है x प्लस माइनस एक्स माइनस बाय रूट टू, पी एक्स को रिप्लेस करना है सिमिलरली पी प्लस पी माइनस बाय रूट टू, एंड देन पी वाई को रिप्लेस करना है p प्लस माइनस पी माइनस डिवाइड बाय रूट टू। ये सब क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, ये रिप्लेस करने से आपका प्रोडक्ट हम आपका हमें बेसिकली क्या करना है, प्रोडक्ट हमको यहाँ पे एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए आप ये सब्स्टिट्यूशन देंगे, सॉल्व हो जाएगा, देन फर्दर आप जो हम लोग पीछे मेथड पढ़े कैसे डिपेंडेंसी कैसे आप उसको कैलकुलेटर से आप फर्दर उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। नाम नोट कर लीजिए, देन फर्दर देखते हैं। ओके, अब देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, कि अगर आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर के पोटेंशियल में या वो हो गया ना, ठीक है, ये भी हो गया, अगर हार्मोनिक पोटेंशियल जनरली क्या एक्स स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस अगर बी एक्स कर रहे हैं तो जो एनर्जी में चेंज आएगा, एनर्जी कितना हो जाएगा एन प्लस वन बाय टू, बिल्कुल आपको याद रखना है इस तरीके को, एच का ओमेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो 4 इंटू ए माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, ये आपका एनर्जी में करेक्शन आएगा। तो क्वेश्चन कैसे गिवन रहेगा आपको कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है, देन दिस प्लस माइनस इतना कर दिया गया, देन आपको एनर्जी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी में करेक्शन कितना आएगा, तो माइनस का 20/4, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इस चीज़ों को, ठीक है ना। देन हम लोग फर्दर देखते हैं। हाँ, अब आपको कुछ ये हो गया आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर का, आपको यहाँ से क्वेश्चन जो भी होगा यहाँ से आपका इजीली बन जाने वाला है। ओके, देन हम लोग फर्दर क्या देखते हैं, लैडर ऑपरेटर्स। देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पोटेंशियल होता है काफी टफ होता है ना, मतलब टफ इन द सेंस कि उसको मैथमेटिक्स काफी हाई होता है ना, जिसको सॉल्व करने के लिए हार्माइट पॉलिनोमियल या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स का वो अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लैडर ऑपरेटर्स को डिफाइन करते हैं, जो हमारा हेल्प करते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हमें फटाफट क्या देखना है, लैडर ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो एक हम लोग लोअरिंग ऑपरेटर डिफाइन करेंगे, इसको कैसे डिफाइन करें, स्क्वायर रूट ऑफ एम ओमेगा बाय एच स्क्वायर, ये सब आपने पढ़ रखा होगा ना, तो हम लोग फटाफट देखते हैं, एम ओमेगा बाय 2 स्क्वायर आई कैप प्लस आई कैप एंड देन सॉरी इट विल बी द एक्स कैप देन आयोटा पी एक्स कैप डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम ओमेगा एच स्क्वायर। ओके, रेजिंग ऑपरेटर एम ओमेगा बाय एच स्क्वायर एक्स कैप माइनस का आयोटा पी एक्स कैप 2 एम ओमेगा एच कैप। सिमिलरली एक्स कैप का ऑपरेटर आपको यहाँ से देखिए ए डैगर आपको पता है, तो एक्स कैप अगर निकालना हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए डैगर को जोड़ देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, एक्स कैप आपका क्या निकल, यहाँ से ऑपरेटर क्या निकल के आएगा, तो एक्स कैप ऑपरेटर निकल के आता है स्क्वायर रूट ऑफ एच कैप डिवाइड बाय 2 एम ओमेगा ए प्लस ए डैगर, ठीक है ना। और पी एक्स कैप आपका निकल कितना माइनस का आयोटा एम ओमेगा एच कैप डिवाइड बाय 2 ए माइनस का ए कैप का डैगर। ये आपको ऑपरेटर्स याद रखने हैं, लोअरिंग ऑपरेटर, रेजिंग ऑपरेटर, पोजीशन, मोमेंटम, यहाँ से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अपना नोट कर लीजिए। ओके, अब हमें कुछ इनके कॉम्यूटेशन रिलेशंस भी याद रखने हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, लोअरिंग ऑपरेटर का लोअरिंग से करेंगे तो आपका ऑलवेज 0 आने वाला है, लोअरिंग का रेजिंग से करेंगे तो ऑलवेज आपको 1 आएगा, है ना, इस टाइप से। रेजिंग से कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नंबर ऑपरेटर आपको ध्यान रखना चाहता है, ए डैगर ए इज द नंबर ऑपरेटर। ओके, इसको हम लोग नंबर ऑपरेटर बोलते हैं। अगर नंबर ऑपरेटर किसी nth स्टेट पे ऑपरेट करता है क्या देगा, n इंटू एन देगा, है ना। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ से कि अगर लोअरिंग ऑपरेटर अगर किसी nth स्टेट पे हम लोग ऑपरेट कर रहे थे, कैसे ऑपरेट करता है, रूट n देन स्टेट को एक डाउन कर देगा। रेजिंग ऑपरेटर अगर हम लोग n पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ये रूट n प्लस 1, ये ध्यान रखना आपको, n प्लस 1 स्टेट को भी अप करेगा और आइगन वैल्यू कुछ इस तरीके से चेंज होने वाला है। और ये इस तरीके से सिमिलरली नंबर ऑपरेटर जैसे हम लोगों ने देखा n बराबर n टू n, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ऑन द टिप होना चाहिए आपकी, है ना, एग्जाम से पहले, तो ये आपको रिमेंबर रखना है। यहाँ से इतना आप नोट कीजिए, हम लोग फर्दर देख रहे हैं। ओके, ये हो गया आपका। अब हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देखिए लैडर ऑपरेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर ये दोनों एक ही टॉपिक हैं बेसिकली, क्योंकि लैडर ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, फॉर 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर
एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्स क्यूब का, x5 का, जितने भी ऑड वाले हैं सबका वैल्यू कितना था 0। सिमिलरली फॉर पी एक्स क्यूब एंड ऑड, जितना भी इन सबका ऑड के लिए 0 आएगा, सेम इसके लिए 0 आएगा, ठीक है ना। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x कितना आता है फॉर सेम, सब सेम स्टेट, यानी अगर इधर n है तो इधर भी n से ऑपरेट कर रहा है, बीच में हमारा x है, ठीक है ना। तो इस टाइप से तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x हमारा कितना आता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो ये आता है h/m n+1/2। मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू सॉरी ये x² का है, क्योंकि x का तो 0 होता है, x² का कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा n+1/2 mh/ω। सिमिलरली x की पावर 4 का आपका कितना आएगा यहाँ से, h² का स्क्वायर डिवाइड बाई 4m²ω², 6n² + 6n+3। ये बिल्कुल आपको याद ही करना है, क्योंकि इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जाम में काफ़ी टाइम जाएगा ना, तो आपको इसको याद रखना है। x² x4 इतने से आपका काम हो जाने वाला है, बाकी ऑड के लिए 0, ऑड के लिए 0। अब और अगर देखिए x का पावर 8 पूछ रहा है तो वहाँ पर हम लोग इनका यूज़ नहीं करेंगे कभी भी, मतलब जो भी लेटर ऑपरेटर्स पढ़े वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। आप नोट कीजिए, फर्दर हाइड्रोजन एटम को देखते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। देखिए अब बात होती है हाइड्रोजन एटम की। देखिए हाइड्रोजन एटम में जैसे पोटेंशियल क्या होता है हमारा, जैसे सम -k/r समथिंग, राइट, माइनस का k/r आपका हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन होगा वो आपका -k/r आपको देखने को मिलता है यूजुअली, है ना। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन एटम में सब कुछ याद नहीं रखना है, जो क्वेश्चन आपका पूछेगा हमें उसी को ध्यान रखना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x 0, y 0, ठीक है ना, z 0, ये एक्सपेक्टेशन लो। r 3/2 a0 इज द बोर रेडियस, ठीक है। और देन आपका r² का 3a², देन r मोस्ट प्रोबेबल a0, देन ये हो गया ना। और आपका 3/2 a0 ये हो गया r² का वैल्यू, देन z² का वैल्यू 3a0 का स्क्वायर, है ना, सॉरी a0 का स्क्वायर, z² का वैल्यू a0 का। इस टाइप से आपको वैल्यू याद रखनी है। एक्सपेक्टेशन हाइड्रोजन एटम में जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो जनरली एक्सपेक्टेशन वैल्यू से ही बनेगा। और हाइड्रोजन एटम का हम लोग वेव फंक्शन जो लिखते हैं ग्राउंड स्टेट का, ψ100 1/√πa³ a⁻r/a0, ठीक है ना, इस तरीके से। हाइड्रोजन एटम में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर हमें कहीं भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हाइड्रोजन एटम में प्रोबेबिलिटी कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, तो वो होता है हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट r² RnL के मॉड का स्क्वायर टू dr, क्योंकि जो स्फेरिकल हार्मोनिक होता है वो आपका बेसिकली नॉर्मलाइज होता है। तो हम लोग कहीं भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालना है तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन एटम में निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा जो भी, क्योंकि बीआरसी में कुछ बहुत ज़्यादा आपको टफ क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। बीआरसी में अगर आपको टू द पॉइंट है तो आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद हमारा क्या होता है, ये हो गया हाइड्रोजन एटम में एक एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि n² होता है कूलम्ब डिजेनरेसी और 2n² होता है स्पिन डिजेनरेसी। मतलब अगर स्पिन के साथ डिजेनरेसी पूछ रहा है किसी लेवल का तो 2n², इफ विदाउट स्पिन देन इट विल बी द n²। तो ये आपका हाइड्रोजन एटम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, और हाइड्रोजन एटम में क्या देखना है, क्योंकि सेंट्रल पोटेंशियल है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो केवल एनर्जी आपका जो है n पे डिपेंड करेगा, l और m पे डिपेंड नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकली में भी यहाँ से बन सकता है कि हाइड्रोजन एटम में आपका जो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है तो एनर्जी केवल हमारा n पे डिपेंड करेगा, एंगुलर, क्योंकि l और m पे डिपेंड नहीं करेगा, और एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व भी रहता है हाइड्रोजन एटम में। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा को देखेंगे। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा में कुछ कॉम्यूटेटिव रिलेशंस को देखना है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने लैडर ऑपरेटर्स को डिफाइन किया था ना, तो एंगुलर मोमेंटम में भी हम लोग दो ऑपरेटर्स को डिफाइन करते हैं, l+ और l-। ठीक, l+ को डिफाइन करते हैं हम लोग इस तरीके से lx + आयोटा ly², देन l- को डिफाइन करते हैं हम लोग lx - आयोटा ly², इस टाइप से हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, सो ये हमारे हो गया, ये रेजिंग ऑपरेटर हो गया, और ये इसको हम लोग रेजिंग या फिर इसको हम लोग लोअरिंग ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ओके,
और हमें क्या रखना है एल स्क्वायर। अगर किसी देखिए जो ये बेसिकली है क्या ना कि एक तो हम लोग ऑपरेटर पहले देख लेते हैं कि एल एक्स एल आई का जैसे एल जे के साथ अगर हम लोग ऑपरेटर कम्यूटेटर ले रहे हैं तो हमारा कितना है आयोटा एच कट लेबेसी बीटा आई जे के और एल के क्या, ये आपका कम्यूटेशन रिलेशन इस तरीके से। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे एल एक्स और एल वाई तो कितना हो जाएगा आपका आयोटा एच कट एल जेड, एल एक्स कैप एल वाई का कितना हो जाएगा आयोटा एच कट एल जेड कैप। फिर एल वाई एल एक्स का आपसे पूछ रहा है, सॉरी एल वाई एल जेड का पूछ रहा है, एल जेड एल वाई या एल वाई एल एक्स भी पूछ सकते हो, जस्ट नेगेटिव साइन आपका यहाँ पर आने वाला है। तो ये कम्यूटेशन रिलेशन आपको याद रखना है। एल स्क्वायर आपका एल आई से कम्यूट करता है तो यार ऑलवेज जीरो है, यानी एल स्क्वायर एल एक्स एल वाई एल जेड तीनों से आपका क्या करता है बेसिकली कम्यूट करता है। ओके सो ये हो गया आपका। देन एल स्क्वायर और एल जेड से हम लोग स्फेरिकल हार्मोनिक्स बनाते हैं। एल एक्स एल वाई एल जेड में से कुछ भी ले सकते हैं मगर जनरल नोटेशन ये क्या था कि एल जेड हम लोग, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ हमें इसमें देखने को नहीं है। सो ये हमारा हो गया। अब हमें एक आइगन वैल्यूज याद रखनी कि अगर ये किसी स्टेट पे ऑपरेट कर रहे हैं तो और तो देखिए इनका जो ये होता है ना एल स्क्वायर एल जेड, तो इसको कंप्लीट हम लोग वाईएलएम बोलते हैं, वाईएलएम थीटा कोमा फाई, इसको बोलते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स होते हैं, ये एल स्क्वायर और एल जेड के ही सॉल्यूशंस हमारे होते हैं। ओके तो अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, तो हमें क्या देखना है कि जैसे कि एल स्क्वायर आपका एल आई से कम्यूट कर रहा है ना, तो आपका जो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर जो होगा वो इससे भी आपको कम्यूट करेगा, एल प्लस से भी कम्यूट करेगा और एल माइनस से भी कम्यूट, इनका भी कम्यूटर आपको कितना लगने वाला है जीरो, क्योंकि आप फर्दर एल एक्स एल वाई ही लिखेंगे तो वो आपको फर्दर एल स्क्वायर एल प्लस माइनस के साथ आपको कितना देने वाला है, जीरो ही देने वाला है। एंगुलर मोमेंटम बाकी आपको कोई कम्यूटेशन पूछ रहा है आप इजीली उसको इससे सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग फर्दर आगे देखते हैं जो भी क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है। ओके हम लोग बात करेंगे इनके आइगन वैल्यूज़ की, है ना। तो जनरली जो YLM है इनकी स्टेट को हम लोग इस तरीके से रखते हैं L और M। तो अब बात करते हैं अगर एल स्क्वायर ऑपरेटर हमारा LM स्टेट पे ऑपरेट कर रहा है तो हमारा क्या आइगन वैल्यू देगा, तो ये हमारा एल स्क्वायर देता है हमारा L प्लस वन एच कट का स्क्वायर और LM स्टेट को सेम रखेगा। एल स्क्वायर एल जेड स्टेट को कभी भी चेंज नहीं करते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए स्टेट वैसे का वैसा रहा, एक फर्दर एक आइगन वैल्यू आ रहा है ना, इसलिए इसको आइगन फंक्शंस बोल भी रहे हैं हम लोग, क्योंकि स्टेट डज नॉट चेंज। तो एल स्क्वायर और एल जेड भी आपका सिमिलरली एल एम पे अगर ऑपरेट कर रहा है तो ये आपको कितना आएगा एम एच कट और एल एम। तो दीज आर द बेसिकली ये जो एल एम स्टेट है यानी स्फेरिकल हार्मोनिक्स है। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्फेरिकल हार्मोनिक्स इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द एल स्क्वायर एंड एल जेड। तो जिसका मतलब ही क्या हुआ हमारा कि हमारा आइगन वैल्यू देगा बट स्टेट डजंट चेंज। ओके सो हमारा अगर एल प्लस हम ऑपरेट कराते हैं एल एम पे, अब ये आइगन फंक्शन नहीं है तो ये आइगन वैल्यू भी देगा आपको मगर स्टेट को भी चेंज कर देगा। तो एच कट रूट एल प्लस वन माइनस का एम इंटू एम प्लस वन, ये आपको कितना जगह है एल कॉमा एम प्लस एम, रेजिंग है तो ये प्लस वन कर रहा है। सिमिलरली सेम चीज़ आएगा अगर एल माइनस ऑपरेट कराएंगे हम लोग, यहीं पे देख रहे थे ना कि एल माइनस प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन, ठीक है ना। तो इसमें से आप अगर जो कुछ नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। देन हम लोग फर्दर क्या देखेंगे, स्पिन मैट्रिक्स पॉलीमेट्रिसेस देखेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके स्पिन और की अगर बात की जाए तो स्पिन वाला भी हमारा सेम जो आपका एल स्क्वायर फॉलो करेगा। जैसे एल स्क्वायर है तो अगर एस स्क्वायर करेंगे तो एस एस प्लस वन, एस जेड करेंगे तो एम एच कट, बाकी सेम रहेगा, एस प्लस माइनस सेम। तो हर एक ऑपरेटर जैसे आइदर एल स्क्वायर हो, एस स्क्वायर हो या जेड स्क्वायर हो वो आपका इन्हीं रिलेशंस को फॉलो करे। तो हम लोग फर्दर स्पिन एंगुलर मोमेंटम को नहीं देखेंगे क्योंकि अगर आपको एक बार एल स्क्वायर का पता चल गया तो आप सेम बिल्कुल भी उसके लिए भी कर सकते हैं। तो आप इतना नोट कर लें, फर्दर देखते हैं हम लोग। ओके सो ये हमारा हो गया यहाँ से, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में जो रिमेनिंग बच गए हमारे। देखिए पॉलीमेट्रिसेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो हम लोग पॉलीमेट्रिस को देखते हैं। स्पिन के पार्ट में हम लोग वो अलजेब्रा वाला बात नहीं करेंगे क्योंकि अलजेब्रा वाला आप सबको पढ़ा भी होगा और आपको याद भी होगा। तो अलजेब्रा जो एंगुलर मोमेंटम के लिए वही हमारा स्पिन के लिए भी क्वेश्चन हमारा पॉलीमेट्रिसेस से बन सकता है ना। तो पॉलीमेट्रिसेस के में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पे पॉलीमेट्रिसेस की। तो जैसे कि एस एक्स एच कट बाई टू सिग्मा एक्स, एस वाई एच कट बाई टू सिग्मा वाई एंड एस जेड एच कट बाई टू सिग्मा जेड, है ना। ये तो हमें जहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड क्या हमारी पॉलीमेट्रिसेस है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी होती है 0 1 1 0, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी होती है 0 i 0 माइनस का आई 0, सिग्मा जेड की वैल्यू कितनी होती है
1 0 0 -1। प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है आपको, पॉली मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पर आपसे बीआरसी में क्वेश्चन बन सकता है। सो पहली प्रॉपर्टी ट्रेसलेस, हर्मिशियन, ट्रेसलेस, हर्मिशियन, इनवॉलेंट्री, सेल्फ इनवर्स, ये सारा प्रॉपर्टी को आपको कोई भी देख, ट्रेस जीरो, ट्रेस जीरो, ट्रेस जीरो, राइट। हर्मिशियन दिख रहा होगा आपको, हर्मिशियन है। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री कहने का मतलब क्या है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर करेंगे अगर तो सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स कितना आएगा, आइडेंटिटी, सिग्मा वाई स्क्वायर आइडेंटिटी, सिग्मा जेड स्क्वायर आइडेंटिटी, सेल्फ इनवर्स, सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा एक्स का इनवर्स, तो इसको उधर ले आएंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ गया, देखिए आइडेंटिटी, वही चीज आपको फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। देन एक प्रॉपर्टी और हम लोग को यहाँ से ध्यान रखनी है कि अगर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई करेंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हो रहा कितना था, आयोटा सिग्मा जेड, रिवर्स करेंगे सिग्मा वाई सिग्मा एक्स माइनस आयोटा सिग्मा जेड, है ना, सिग्मा वाई सिग्मा जेड, इस तरीके से ऑर्डर में चल रहा है, आयोटा सिग्मा एक्स, इस टाइप से आपको फर्दर प्रॉपर्टीज को भी ध्यान रखना है ना। तो ये इस प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा जनरलाइज करके लिख देता हूँ यहाँ पर, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई वाला। तो अगर इस तरीके से आपका है कि सिग्मा आई सिग्मा जे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो आयोटा लेबे बीटा आई जे के सिग्मा के, ये हो जाएगा आपका, एंड देन सिग्मा, हाँ ठीक है, देन प्लस अगर ये नहीं है तो आयोटा इंटू क्रोनिकल डेटा आई जे। तो अगर आप दोनों बराबर करेंगे तो आइडेंटिटी सिग्मा एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी, अदरवाइज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो लेबिस बीटा का आपको प्रॉपर्टी पता ही है कि तीनों डिफरेंट साइक्लिक देन +1, तीनों डिफरेंट एंटी साइक्लिक -1, एंड इफ टू ऑफ देम आर इंडिसेस आर द सेम देन इट विल बी द 0। तो ये आपका हो गया, ठीक है। हम लोग कुछ अप्रॉक्सीमेशन मेथड देखेंगे, देन हम लोग फर्दर लेक्चर को करेंगे ओवर, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिविजन हो चुका है कंप्लीट, है ना। तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स को हम लोग बस बचा है जिनको हम लोगों को देखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है परटर्बेशन थ्योरी, देन WKB वेरिएशनल, एंड देन आपका अलिप्टिव बिल्ट फॉर्मूला ऑफ अ स्कैटरिंग थ्योरी आल्सो, है ना। तो हम लोग कुछ बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स के बारे में। देखिए हम लोग पहले देखिए जनरली समझ रहे थे कि देखिए जब श्रोडिंगर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कुछ टफ पोटेंशियल के सॉल्व नहीं कर पाते, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो तीन आपकी टेक्निक है, परटर्बेशन थ्योरी, देन आपका वेरिएशनल, एंड देन आपका WKB, है ना। तो परटर्बेशन में आपको फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी sin 0 H प्राइम, हम लोग फॉर्मूला रिवाइज करेंगे क्योंकि आपको सॉल्व करना लगभग आता होगा, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी समेशन n नॉट इक्वल टू m साइन 0 H प्राइम साइन 0 मॉड का स्क्वायर En 0 माइनस Em 0। सिमिलरली ये परटर्बेशन थ्योरी आपका है, नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी, ओके। नॉन डिजेनरेट मतलब अभी हम लोग की एनर्जी जो है आइगन वैल्यूज है वो नॉन डिजेनरेट्स है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन, तो समेशन n नॉट इक्वल टू m साइन 0 H प्राइम साइन 0 En 0 माइनस Em 0 इसका मॉड इंटू साइन 1, है ना। इस टाइप से आपका जो करेक्शन है आपको देखने को मिल सकता है यूजिंग द इन द परटर्बेशन थ्योरी, है ना। तो परटर्बेशन थ्योरी में आपका जो इस तरीके से आप इजीली परटर्बेशन थ्योरी की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। देन अब हम लोग को क्या देखना है, इसके बाद अगर हम लोग को डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी से अगर हमारा क्वेश्चन आता है, अगर हमारा डिजेनरेट से आता है, डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी, डिजेनरेट में आपको कुछ नहीं करना, आपको डेल्टा एच प्राइम मैट्रिक्स बनाना, उसका आइगन वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन दे देगा और आइगन फंक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वेव फंक्शन। सपोज अगर हमारा 2/2 का मैट्रिक्स फॉर्म है ना, तो यहाँ पे 1 H प्राइम 1 H प्राइम 2 H प्राइम 1 देन 2 H प्राइम 2, इसको सॉल्व कीजिए। एच प्राइम जो आपका परटर्बेट एलिमेंट है ना, तो वहाँ से आप इसको यहाँ पे वैल्यू इस मैट्रिक्स आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी एंड वेव फंक्शन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ओके, सही हो गया हमारा। देन उसके बाद हमारा क्या होता है, वेरिएशनल मेथड। वेरिएशनल मेथड में कुछ नहीं होता हमारा, आपको पोटेंशियल गिवन है एक्सपेक्टेशन ऑफ E बराबर एक्सपोनेंशियल ऑफ T प्लस V एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ T आपको पता रहता है, राइट। पोटेंशियल आपको गिवन है, आप इन दोनों को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल जो गिवन होगा उसमें ही आपका एक फैक्टर समथिंग रहेगा जो जिस पे डिपेंड कर रहा होगा आपका पोटेंशियल। तो आपको सिंपली क्या करना है, डेली बाय डेल्टा बराबर 0, है ना,
तो डेली बाई डेल अल्फा बराबर आपको क्या करना है, 0 करना है। तो यहाँ से ऐसा करने पर आपको मतलब किसी फॉर्मेट में वैल्यू मिलेगा, उसको वापस आपको वो जो आपका मतलब डिपेंडिंग वेरिएबल है उसके फॉर्म में एक वैल्यू मिलेगी, उसको आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। टी का वैल्यू, वी का वैल्यू पता, आप इजीली यहाँ से ग्राउंड स्टेट एनर्जी को का अपर बाउंड यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करें अगर हम लोग डब्ल्यू के बी की, तो और इनके वेरिएशनल परटर्बेशन थ्योरी या फिर डब्ल्यू के बी, इन तीनों में से अगर आपको किसी के बारे, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ, अगर आपको तीनों में से किसी का भी डिटेल देखना है, इनफैक्ट या फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर की मैं बात करूँ या 1D जो टॉपिक्स हैं जो मोटे मोटे इसमें हमारे, उनको हम लोग एक सेपरेट वीडियोस में भी कवर कर, जो हमारे क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को इन डेप्थ भी पढ़ सकते हैं कि डब्ल्यू के बी क्या है, वेरिएशनल क्या है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया फॉर द वाइड रेंज ऑफ द वेव फंक्शन इन द थिंग। चूंकि हमारा ये रिवीजन लेक्चर, इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं ना, तो आप वीडियोस को भी प्रेफर कर सकते हैं हमारी। तो इसमें हमें क्या देखना है, डब्ल्यू के बी में अगर पोटेंशियल हमारा प्रोपोर्शनल है x का पावर समथिंग लाइक न्यू, है ना, तो ये हमारा न्यू है, तो एनर्जी En जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा n का पावर 2 न्यू बाई न्यू प्लस 2 के। आपको यही से क्वेश्चन बनने वाला है। एनर्जी अगर ये हमारा बराबर है अल्फा x अपॉन n, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा अल्फा पावर 2 बाई न्यू प्लस 2 के। क्वेश्चन आपको बिल्कुल यही से देखने को, हम लोग कोई फॉर्मुला सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यू के इसका बेसिक्स हम लोग पूरा एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। हमें ध्यान रखना है, पोटेंशियल गिवन रहेगा x अपॉन न्यू, एनर्जी प्रोपोर्शनलिटी पूछेगा, एनर्जी का n पे डिपेंडेंसी अल्फा पूछेगा, यहाँ से पूछेगा, फटाफट क्वेश्चन को उठाइए और यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इजीली। देन उसके लास्ट टॉपिक बचता हमारा क्या, स्कैटरिंग थ्योरी का, जिसमें बॉर्ड अप्रॉक्सीमेशन से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक जनरल फॉर्मूला बस आप याद रखिए, वहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एफ थीटा फाई बराबर क्या है हमारा, बॉर्ड 2m डिवाइडेड बाई h कट का स्क्वायर इंटू क्यू इंटीग्रल, एंड देन इंटीग्रल व्हाट, देन वी आर वी आर, एंड देन साइन क्यू आर डी आर 0 से इन्फाइनाइट। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको इजीली इसमें एफ थीटा फाई का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट वीडियो फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स रिवीजन। फर्दर आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हम लोग बता सकते हैं, हम लोग इस तरह फर्दर सीरीज को भी कवर करेंगे। देन आज के वीडियो के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। फर्दर आप लोग कंटेंट के देखने के लिए सीसार या कोई भी कॉम्पिटिशन के लिए हम लोग हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू।